अब हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान जो इतिहास के अंदर जो हमारे अतीत वाला पार्ट है, जिसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का यह दूसरा पार्ट है। इसके अंदर देखेंगे, पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जा करके उसे ज़रूर देखिए। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कौन सी तारीखें और ये अवधियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्राचीन जो हमारा औपनिवेशिक इतिहास लिखा गया, जिसको सिर्फ अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने पश्चिमी को ध्यान में रख करके पश्चिमी की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन जो अवधि है, इन अवधियों और तारीखों को केवल उनके ही उन व्यक्तित्वों के इर्द गिर्द बुन दिया, जबकि इसमें भारतीय लोग, भारतीय समाज यानी भारतीयों की भागीदारी को इसमें भुला दिया गया। भारतीयों का क्या इतिहास था, उनसे संबंधित क्या तारीखें थी, उन सबको क्या कर दिया, भुला दिया गया। उनके कार्यों, उनकी जानकारी आदि सारी चीज़ें भुला दी गई। तो उन चीज़ों के तरफ हम देखेंगे। एनसीईआरटी आपको समझ पैदा करने के लिए कहती है, इस कारण इसको आप गहनता से थोड़ा समझना आवश्यक है। एक बार जब ये सारा समझ में आ गया ना, तब आपके दिमाग में बैठेगा कि वास्तव में एनसीईआरटी बिल्कुल यूजफुल है। यानी ये समझ, ये किसी को रटने की प्रवृत्ति नहीं पैदा करती, ये आपके अंदर कॉन्सेप्ट जगाती है। तो वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर सुने। अब हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो मिलेगा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखते हैं कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना होता है। यानी देखो, किसी न किसी चीज़ को मानने का कोई पैमाना यानी आधार होता है, और यहाँ भी आधार है। उसी आधार पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये आधार अंग्रेजों ने या पश्चिमी इतिहासकारों ने पश्चिमी को ध्यान रख कर, उनके व्यक्तित्व को सामने रख कर ही किया था। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द मतलब आसपास, उसके चारों ओर तरफ हम देखते हैं, हम अतीत मतलब क्या हुआ, बीता हुआ समय की कहानी बुनते हैं। वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि महत्वपूर्ण तिथि तो हर समय आती है ना। हर दिन अलग तिथि आती है। दिन के अंदर भी कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर तारीख की बात की जाए तो महीने के अंदर 30 दिन, साल के अंदर 365 दिन। वैसे हर दिन क्या होती है, एक अलग तिथि। लेकिन वही तिथि क्यों महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में हम देखेंगे। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। यानी इस तिथि को या उस तिथि के आसपास यानी इर्द गिर्द उसके चारों ओर घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं के कारण वो तिथियां क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। वहाँ से उन तारीखों से क्या हो जाता था, कुछ और तारीखें। जैसे हम भारत का प्राचीन इतिहास देखते थे तो पहले कितना मानते थे, वैदिक सभ्यता को भी प्राचीन मानते थे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज होगी तो वही भारत का इतिहास कितना हो गया, 3 से 4 हजार वर्ष पहले चला गया। ऐसे और कोई खोज होती थी क्या, इतिहास के अंदर जो क्रम से वो तिथियां क्या होती है, बदलने लग जाती है। वैसे ही हम देखेंगे, एक उदाहरण के लिए यहाँ विचार करेंगे। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक जो गवर्नर जनरल है उसका ही शासनकाल महत्वपूर्ण था। यानी जो इतिहास लिखे गए उसमें हर एक गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही लिखे गए, उनके बारे में ही लिखा गया। जन सामान्य उस समय समाज क्या था, बाकी कोई व्यक्तित्व थे या नहीं, उनकी क्या हिस्सेदारी थी, उनकी स्थिति कैसी थी, उन सब के बारे में कुछ भी इसमें नहीं दिखा। जैसे भारत के प्रथम इतिहासकार कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, जो 1700 कब बने, 73 ईस्वी के अंदर क्या बने, भारत के प्रथम वायसराय बने थे। इसके शासनकाल से शुरू होता है। और आखिरी वायसराय, आखिरी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत की आज़ादी 1947 के बाद भी भारत के वायसराय बने रहे थे। इसके साथ खत्म होते। और इन्हीं सभी वायसराय को यानी क्रम से इसमें और भी आते हैं, जैसे हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी। इन सभी जो वायसराय हैं, इनके काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, उन घटनाओं को हम तारीखों से जोड़ करके देखते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, उसी के आधार पर हम देखेंगे कि ऐसा करने का आखिर हमारा आधार क्या है। ये आप देख सकते हो, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1773 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों और जीवनी, उनकी गौरव गाथा और तस्वीरों को में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। इससे ये सिद्ध किया जाता था कि ब्रिटेन का जो भव्य इतिहास उसी को गढ़ा जाता था, जबकि भारतीय लोग, भारतीय समाज, भारतीयों के योगदान, इन सबको भुला दिया जाता। यानी जो भारतीय जो परिवेश है, उस पर जो पश्चिमी परिवेश है, उसकी श्रेष्ठता को इसमें सिद्ध किया हुआ है।
यानी उन्होंने अपनी बात को ही यहाँ आगे रखा, अपनी सभ्यता, संस्कृति और वहाँ की अपनी पद्धतियों को ही उन्होंने क्या किया, श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। जबकि भारतीय जो पद्धतियाँ हैं, भारतीय जो इतिहास है, भारतीय लोगों, उनको कमतर आंकने का यहाँ उन्होंने प्रयास किया है। इसमें और भी आगे जैसे कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में पढ़ते। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को, वायसराय क्या होता था, जो शासन था, ब्रिटिश जो सम्राट था उसका क्या था, प्रतिनिधि था, क्योंकि राजा तो वहाँ नहीं, तो राजा की जगह उसका प्रतिनिधि। कभी न ख़त्म होने वाला क्या था, इन जो डेट है, तारीख है, इनका सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, कौन से जो ऊपर हमने वायसराय रखे, इन अधिकारियों ने क्या किया, इनकी गतिविधियों, इन्होंने गतिविधियों क्या क्या कार्य किए, इन्होंने कौन सी नीतियाँ बनाई, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए, है ना, उनसे कैसे शासन व्यवस्था को प्रभावित किया, सामाजिक ढांचे को कैसे प्रभावित किया, उन सब के बारे में, इनकी उपलब्धियाँ क्या रही, है ना, किस आधार पर इन्होंने अपने देश को फ़ायदा पहुंचाया, किस आधार से इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को स्थायित्व दिया, है ना, ये सारी बातें इसके अंदर तय की जाती। इसी कारण वो तारीखें क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो, क्योंकि लिखने वाले भी ब्रिटिश इतिहासकार, बाकी ये लिखवाने वाले कौन थे, यही वायसराय। इसी कारण जो कुछ भी लिखवाया इन्होंने अपने इर्द गिर्द लिखाया, और कुछ एक जो मुट्ठी भर लोगों से कोई इतिहास नहीं बन जाता, कोई संसार नहीं बन जाता, किसी समय की घटनाएं नहीं बन जाती। इस कारण ये इतिहास नहीं, इन वायसरायों का अध्ययन करना, इनकी नीतियाँ, इनकी गतिविधियाँ, इनकी उपलब्धियों का अध्ययन करना नहीं, ये तो हमें समग्र हम अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम उस समय के लोगों का अध्ययन करना पड़ेगा, उन सब समय का जो समाज था और भी उस समय के जो व्यक्तित्व थे उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी गतिविधियाँ हमें जाननी होंगी, उनकी उपलब्धियाँ क्या थी। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का क्या बन जाता विषय, जबकि हमें इससे कुछ अलग हट करके विचार करना होगा। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी तरीके से जब ब्रिटिश भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद और कुछ उस समय भी पहले भी काफ़ी सारे जो भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने जब देखा कि जो अंग्रेजी इतिहासकार है या उनके समर्थक कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ऐसा इतिहास लिखा जिसमें भारतीय गौरव को बुला दिया गया, भारत की उपलब्धियां, प्राचीनता, भारतीय संस्कृति की विशेषता सबको कमतर रखा गया, हीन दृष्टि रख करके इतिहास को यानी द्वेषपूर्ण तरीके से रखा गया और पश्चिम का झूठा महिमा मंडन किया गया। इस कारण क्या है, इससे अलग भी काफ़ी कुछ है, तो हम इस आधार पर कहेंगे इससे अलग भी इतिहास लिखा जा सकता है। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौथे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते, जो हमने ध्यान नहीं दिया, किस प्रकार से इन भारतीय जो समूह थे, वर्ग थे, इन्होंने जैसे इन भारतीय समूह वर्ग, इन्हीं के कारण जो ब्रिटिश सरकार सुदृढ़ता को प्राप्त हुआ था, लंबे समय तक स्थायित्व दिया था, ब्रिटिश सरकार ने जितने कार्य किए इनके पीछे यही लोग थे। इसके अलावा भी ब्रिटिश शासन के अलावा भी किस तरीके से इन समूह और वर्गों ने जो संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या और भी अपनी गतिविधियों के माध्यम से श्रेष्ठतम कार्य किया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। जब हम इतिहास का या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में क्यों बांट देते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं, एक तो चीज़ है कि इस अध्याय में सामंजस्य यानी क्या बना रहे, तालमेल बना रहे। दूसरा क्या होगा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे बांट देते हैं, यानी इसको क्या करेंगे, अध्ययन की करने में हमें सुविधा होगी। जब अध्ययन करने में सुविधा होगी तो इनमें क्या बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा, तालमेल बना रहेगा, एक कड़ी दूसरी से क्या होगी, जुड़ी रहेगी। इसका मकसद कहानी को इस तरीके से सामने लाना कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। अगर हम अध्यायों में नहीं बांटेंगे तो एक बोरिंग चीज़ होगी और जिसमें तारतम्य नहीं यानी सामंजस्य नहीं रहेगा। इस कारण उस कहानी है या उस जो समय की घटना है, उन घटनाओं को हम आसानी से समझ नहीं सकेंगे। जैसा कि जो हमने खुदाई से प्राप्त नहीं होता, इससे पहले का जैसे पौराणिक जो इतिहास है पुराणों आदि के अंदर मिलता, उसको समझने में हमें कठिनाई होती है, तो वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी कारण इनको चैप्टर वाइज कर दिया गया। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है और बाकी उनके क्या भाग थे उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, यानी जो उसके मुख्य पात्र ये कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि गौण पात्रों की तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें इर्द गिर्द मतलब आसपास, है ना, उसके चारों ओर ही चलता है, इसमें भारतीय गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, यानी सारी की सारी उन्हीं गतिविधियों का वर्णन है
जो उस समय के गवर्नर जनरलों या वायसरायों ने की थी, और भारतीयों ने क्या किया, उनकी क्या गतिविधियां थी, उनका क्या महत्व था, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनका जो उस समय के इतिहास में क्या योगदान था, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। जबकि सही तरीके से हम देखें तो उस समय के गवर्नर जनरल, वायसराय या ब्रिटिश साम्राज्य की इतनी सफलता, उसकी समृद्धि, उसके स्थायित्व, इन सब के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान था तो इन भारतीय लोगों को ही था। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं, जबकि वास्तविक जगह की यही हकदार थे। लेकिन देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो इनके पास सत्ता थी, इनके पास कलम थी, तो इन्होंने लिख दिया। और हमारे अंदर जो इतिहास लेखन की परंपरा बिल्कुल ही कम थी। इसी कारण भारतीय लोग इस क्षेत्र में उतना नहीं कार्य कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, उसको फिर से हमें लिखना पड़ेगा और फिर से हमें इसको नई तरीके से, नए ढंग से तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल ही ईमानदारी पूर्वक तरीके से। इसके लिए नवीन हमें प्रयत्न करना होगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जब हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, जब हम भारतीय गतिविधियों को देखेंगे, उनके कार्यों को, उनकी उपलब्धियों को जब देखेंगे, समझेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, तो नई तिथियां निकल कर आएगी। तब इन जो गवर्नर जनरलों के कार्यों, उपलब्धियों और इनके आसपास घूमने वाली जो तिथियां, वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखेगी। यानी इतिहास की जो सुई है वहाँ से घट जाती है। जैसे समय का पहिया है, समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही ये डेट्स भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम अगला इसमें जो दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कि हम अवधियां कैसे तैयार करते हैं। अवधियां मतलब जो हमारा समय होता है, हमारा टाइम पीरियड होता है, वो हम कैसे तय करते हैं, आखिर उसका क्या पैमाना है, क्या उसका प्रोसेस है, उसकी क्या विधि है, आखिर उसका आधार क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल, ये उपयोगितावादिता के नाम से जाने जाते। इन्होंने 3 विशाल खंडों में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका अर्थ होता है ब्रिटिश भारत का इतिहास, नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। और कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। इसका क्या आपको इसमें भारतीय इतिहास समझ में कोई समस्या? तो बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये बड़े ही नासमझ व्यक्ति थे, है ना। और साथ साथ में ये भारतीयों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, उनकी उपलब्धियां, उनकी गतिविधियों को कमतर आकर के चाहते थे। इसी कारण उन्होंने जो भारतीय इतिहास है उसका बंटवारा धर्म के आधार पर कर लिया। यानी इसे इस तरीके से कह इन्होंने बंटवारा, ये हिंदू, मुस्लिम और ये ईसाई। ब्रिटिश मतलब क्या थे? ईसाई। तो इसी आधार पर, धर्म के आधार पर बांट दिया। तो किसी भी इतिहास या कालखंड को हम किसी धर्म के आधार पर बांट करके उसको नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम एक धर्म का अध्ययन करने जाएंगे तो दूसरे धर्म का या दूसरे वर्ग की क्या होगी, उनकी उपलब्धियां, उनकी गतिविधियां का उसमें समावेश नहीं होगा। तो इस कारण जो वास्तविक इतिहास है वो नहीं लिखा जा सकेगा। और हम ये क्या करें, ये ऐसा लिख करके अतीत के साथ भी बहुत ही बड़ा धोखा करें। क्योंकि देखो, इतिहासकार वो व्यक्ति होता है जिसे बिना कोई आधार के कोई बात, यानी नामूलम लिख्यते किंचितम, यानी बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के कोई बात नहीं लिखनी चाहिए। और अगर कोई प्रमाण है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का भी वर्णन करना चाहिए, उसे अपने पूर्वाग्रह से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने पूर्वाग्रह करके, इन्होंने पश्चिमी जगत को श्रेष्ठ रख के भारतीय इतिहास को इसके कमतर करने के लिए इन्होंने 3 भागों में यानी धर्म के आधार पर बांट दिया, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि इनकी राज की नीति यही थी, फूट डालो और राज करो। और बाद में इस तरीके के अध्ययन करेंगे तो लोग पीढ़ियों पीढ़ियों तक इसी चंगुल में क्या होंगे? फंसे रहेंगे। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह, वो वजह क्या? हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को क्या करते हैं? बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व था। उन महत्वों को समझ सकते हैं, उस समय की गतिविधियों को, उपलब्धियों को, साथ में एक इतिहास का जो समय का पहिया है उस पहिए के अंदर सामंजस्य, तालमेल हम बिठा सकते हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से हम क्या कर सके? अपने दिमाग के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। इसी कारण उस काल को हम क्या करते हैं? अलग खंडों के अंदर बांट देते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे, बस यही बात थी। इन्होंने यहाँ से जो एशियाई समाज है, एशियाई सभ्यता है, उनको क्या करना? यूरोप से यानी पश्चिम से पीछे सिद्ध करना चाहते थे। जबकि हमारा अगर वास्तविक इतिहास लिखा जाए, जैसा कि मैंने आपको
दूसरा मेरा चैनल है स्टडी 58, उसमें देख लेना कक्षा 12 का जो पहला ही अध्याय है भारत का गौरवपूर्ण अतीत है, उसके बारे में देखिए किस तरीके से हमारा अतीत समृद्ध था और कैसे हमारा गौरव था। इस गौरव को बाद के समय में लिखा गया और अभी भी बहुत कुछ भारतीय इतिहास के ऊपर, वास्तु के ऊपर लिखना बाकी है। अगर वो लिख दिया जाए तो भारत का इतिहास के सामने पश्चिम का इतिहास कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि 1893 के अंदर शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर स्वामी विवेकानंद ने जब भाग लिया था, तब वहाँ का जो अखबार था न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने लिखा था कि ऐसे समुन्नत देश में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। वैसे ही हमारा समुन्नत इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को क्या हुआ, भुला दिया गया। इन लोगों ने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, इन्होंने जो पश्चिमी इतिहास को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने हिसाब से लिखा। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वेर, धार्मिक बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये यही सिद्ध करना चाहते और इसी आधार पर भारतीय धर्म को बांटना चाहते, भारतीय लोगों को सदियों तक ये बांटना चाहते, सदियों तक लोग इसी बंटवारे में रखे, सदियों तक एक दूसरे से वैमनस्य करते रहे, इन्हीं अंधविश्वासों के अंदर जीते रहे, वो नए आधुनिक परिवेश में नहीं पहुंच सके। इसी कारण इन्होंने इस आधार पर बंटवारा कर दिया, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत था। आगे हम देखेंगे मिल की राय में जो ब्रिटिश शासन भारत को क्या करता था, सभ्यता की राह में ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। जबकि यूरोपीय शिष्टाचार क्या, अभी जैसे आज आधुनिक परिवेश के अंदर देख लें, इन पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से हमारी संस्कृति, सभ्यता, उसके शिष्टाचार चले जा रहे हैं। लोग टेलीविज़न, विभिन्न माध्यमों से जो अधिकतर हम पश्चिमीकरण का आधुनिकीकरण कर रहे, और पश्चिमी सभ्यता में किस टाइप का कोई प्रकार का शिष्टाचार नहीं है, वहाँ किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं है, बड़े बुजुर्ग की कोई इज्जत टाइप की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से ये उसको, जबकि उससे भारतीय शिष्टाचार को कई पश्चिमी जो वास्तविक विद्वान है वो मानते हैं और वो भारतीय संस्कृति को ग्रहण भी कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति की खूब बखान कर रहे हैं। भारतीय कला है ना, जिसके प्रमाण हम जो इसके अंदर होगा तो भी आगे देखेंगे। और बाकी आप जो मेरा दूसरा चैनल उस पर जाकर देख लीजिए, है ना, काफ़ी सारे इतिहास के हर चैप्टर मिल जाएगा, किस तरीके से ज्ञान विज्ञान सारे क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे थे। जब यूरोपवासी सभ्य भी नहीं हुए थे, वो सही तरीके से कपड़ा भी पहनना नहीं सीखे थे, तब भारतीयों ने बड़े बड़े मंदिरों, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण कर सुदूर देशों तक क्या कर दिया था, अपना राज्य स्थापित कर दिया, व्यापारिक संबंध स्थापित कर दिए थे, चित्रकला वगैरह, विभिन्न लेखन कला आदि सारा का आविष्कार कर लिया था। और संस्थानों के अंदर, कानूनों के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना कर दी थी। इसी कारण भारत उस समय क्या बन गया था, विश्व गुरु बन गया था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन व्यतीत किया जाए। उनका मानना था अंग्रेजों की मदद बिना हिंदुस्तान प्रगति। ये एक उपनिवेशवादी, ये भी उपयोगितावादी और उपनिवेशवादी प्रकृति के सपोर्टर थे। इसके द्वारा ये अपनी गलत बात को क्या करना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे। सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस तरीके का सुझाव दिया और भारतीयों को हमेशा बर्बर, असभ्य और न जाने किस तरीके की उनको संज्ञाएं दी गई। जबकि भारतीय, ये बात तो 1893 में फिर से मैं कहूँगा, स्वामी विवेकानंद जब भाषण दिया तब सारे संसार ने सुना था कि किस तरीके का ऐसा महान देश है और किस तरीके की इसकी छवि बना दी गई है ना। तो इस तरीके से विवेकानंद जैसे और भी बाद में महापुरुष हुए होते तो क्या होता स्थिति, और कुछ हुए तो भी उनके इतिहास को क्या कर दिया, भुला दिया गया। तो ये सारी की सारी बात क्या थी, सरासर गलत थी। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का क्या थी, प्रतीक थी। यानी अंग्रेजी शासन को ही भारत की प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना गया और इसके लिए ये कह दिया कि भारतीयों के विकास के लिए, भारतीयों की प्रगति के लिए विदेशी शासन आवश्यक है। जबकि विदेशी शासन ने क्या किया, भारतीयों का इतना शोषण कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको तहस नहस कर दिया। जो लाखों करोड़ों की संख्या में भारतीयों की इन्होंने हत्या कर दी, भारत को बहुत ही लूटा खसोटा। और इसी के आधार पर इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ और पश्चिम के देश जो आज जितने भी समृद्ध है, इन सब के पीछे ये भारत का ही शोषण जो उन्होंने करके यहाँ से लेकर गए, उसी कारण है। अंग्रेजी शासन से पहले सारे अंधकार का दौर, जबकि ऐसा नहीं। इससे पहले हमने देखते हैं भारतीय लोग कहाँ, विश्व के हर कोने में, बोर्निया, जावा, सुमात्रा, मैक्सिको, है ना, कंबोडिया, लावा, सारे क्षेत्रों के अंदर भारतीय फैले हुए अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। उस समय भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसे, विक्रमशिला जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जहाँ सारे विश्व से लोग भारत आकर शिक्षा ग्रहण करते थे।
इस कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। और वे भारत के जो आर्थिक संबंधों के कारण, व्यापारिक संबंधों के कारण भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ी थी। इस कारण भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता। और इस चिड़िया को लूट खसोड़ने का कार्य अंग्रेजों ने किया। और इसी कारण इन जैसे मिल जैसे इतिहासकारों ने क्या किया, उस हमारे इतिहास को कमतर आंकने के लिए और अपनी जो बात उसको जायज़ ठहराने के लिए इतिहास लिख दिया गया, जो कि उनका पूरा ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जो मानने योग्य नहीं है। और इतिहास को हमेशा सही तरीके से बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक लिखा जाना चाहिए। क्या इतिहास के किसी भी दौर को हिंदू मुसलमान का दौर नहीं कहा जाए? बिल्कुल, धर्म के आधार पर तो बांटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। किसी को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत पड़ती? जैसे हिंदू धर्म थे तो उसमें भी बहुत सारे लोग थे, है ना। जैसे मुसलमान दौर की बात करें, जैसे हिंदू दौर की, चलो एक बात मान ले, क्योंकि उस समय जब भारत में कोई धर्म ही नहीं था, सारे हिंदू ही थे, यानी सारे जो सनातनी थे। फिर भी अगर उस समय की बात मान ले हिंदू की, तो क्या बौद्ध और जैन कहाँ जाएंगे, है ना। उनका क्या समाज में योगदान नहीं था, उनकी गतिविधियाँ नहीं थी? तो सबका, हर व्यक्ति का समाज के अंदर योगदान होता, उनकी गतिविधियाँ होती, उनकी उपलब्धियाँ होती है। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, ये मिल क्या चाहते थे, जो अंग्रेजी जो फूट डालो राज करो, और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके महत्व को कम करने का इन्होंने प्रयास था। वैसे जब मुस्लिम आए तो मुस्लिम तो मुट्ठी भर थे, केवल शासक थे, बाकी अधिकतर जनता कौन थी, हिंदू थी। तो उसका भी अपना महत्व था, उनकी अपनी उपलब्धियाँ थी, और उनकी सहायता के बिना ये शासन भी स्थापित नहीं रहा था। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता, ये बात सही। यानी अंग्रेज चाहते थे, मिल चाहते थे, उनके अपने तौर तरीकों को मत, और क्या करें भारतीय क्या करें, उनके तौर तरीकों से हमें कोई महत्व नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, वो अलग अलग धर्म को धारण करते थे, है ना। लेकिन उनमें सारे धर्म के अंदर पीछे एक मानवता छुपी हुई थी, जो मानव धर्म उसको लेकर के चलते थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को हम कुछ और, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इस तरीके से 3 कालखंडों में, प्राचीन जब मानव की शुरुआत से लगाकर 712 ईस्वी तक, जब अरबों का, यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का भारत में पहला सफल आक्रमण हो जाता दाहिर सेन के विरुद्ध इस समय, और इससे आगे होता मध्यकाल शुरू, और ये चलता है प्लासी के युद्ध तक 1757 ईस्वी तक, और उसके बाद इस काल को आधुनिक काल में बांटा जाता है। ये चलो एक समय के हिसाब से तुम ठीक भी देख कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं थी जो युग परिवर्तनकारी घटना थी, जिसके अंदर क्या हुआ एक, लेकिन कहीं न कहीं इसके अंदर जो पुट किया गया वो भी जो मिल जैसा ही है। ये 712 में जब मुस्लिम आए तब भी क्यों विभाजन कर दिया, इससे पहले या बाद में क्यों नहीं किया गया? वैसे 1757 के अंदर अंग्रेज आए, चलो ब्रिटिश, यानी इसको एक तरीके से बाहरी लोगों के आक्रमण के रूप में ठहराया जा सकता। बाहरी लोग तो शक भी आए थे, कुषाण भी आए थे, होंड भी आए थे, लेकिन इसके अंदर पुष्ट वही है जो धर्म का पुष्ट है, इसी आधार पर इसका बंटवारा किया गया। इस विभाजन की भी क्या अपनी समस्याएं, इतिहास को इन खंडों में बांटने से ये समझ भी कहाँ से आई, पश्चिम, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, और उन लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से हमारे ऊपर थोपा। तो हमें अगर वास्तविक अध्ययन करना है तो हमें अपनी समझ के हिसाब से इस इतिहास को फिर से बांटना होगा, फिर से इसका अध्ययन करना होगा, फिर से इसका निर्माण करना होगा। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकि जो ताकतों को विकास का युग माना जाता है। ये चीज़ें हमारे प्रारंभ के अंदर थी, हमारे विभिन्न ग्रंथों आदि में, और इसी कारण हम विश्व गुरु कहलाए, इसी कारण हम आर्थिक क्षेत्र में आगे सोने की चिड़िया जैसा भारत कहलाया, और प्राचीन समय में हमारे ज्ञान, विज्ञान, तर्क के आधार हमने सारे विश्व पर राज किया, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी थी, लेकिन वो समय के साथ भुला दी गई, और फिर गुलामी का दौर हुआ, और फिर हमारी बाद में ऐसी मानसिकता बना दी गई कि उस मानसिकता से हम अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज से जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ही अपना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना सोचे विचारे नहीं। इस पर गहन और सूक्ष्म तरीके से और बिल्कुल जो निर्लिप्त तरीके से इस पर हमें विचार करना होगा। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता मतलब भेदभाव नहीं होना, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी। जैसे वो बात करते थे वो बात उनके देशों में थी। भारत में तो अंग्रेज भेदभाव करते थे भारतीयों के साथ, यानी एक ही जैसा अपराध करते थे तो अंग्रेजों को माफ़ किया जाए, भारतीयों को फांसी की सजा होती थी। न भारतीयों के साथ में समान स्तर का व्यवहार करते, रंग भेद की ये नीति अपनाने थे, और भारतीयों को जो कुत्तों के समतुल्य ये संज्ञाएं देते थे, है ना। तो इस तरीके से हर तरीके से भारतीयों का क्या करते थे, अपमान करते थे। और स्वतंत्रता जैसी चीज़ भारतीयों को कोई थी नहीं, हर तरीके से भारतीयों को बंधन में रखा जैसा नहीं, भारतीयों को मुक्ति थी, हर प्रकार से शोषण करते, बेगार लेते,
और न ही ये आर्थिक विकास या प्रगति का दौर था, क्योंकि उन्होंने तो अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था। भारत की ग्रामीण जो आत्मनिर्भरता थी, भारतीय सभ्यता की जो आर्थिक क्षेत्र की मुख्य विशेषता थी जो आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति, उसको क्या कर दिया, आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अपना माल खपाने के लिए, अपने हित के लिए भारत को केवल कच्चे माल के उत्पादक के रूप में बना दिया और भारत की जो औद्योगिक जो आत्मनिर्भर या स्वावलंबी जो अर्थव्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। तो इस आधार पर भी हम नहीं कह सकते ये सारी बातें गलत है। और बहुत सारे इतिहासकार इसको क्या कहते हैं, औपनिवेशिक युग। इस जो औपनिवेशिक युग के बारे में क्या होता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।